ये इंटरव्यू एक गोल्डन चांस है, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना। अपनी फैमिली के बारे में बताया आप। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो शिक्षण में थे और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारे ग्रैंडफादर, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक सब रहे हैं। आप अंदाज बस ये लगाए कि हमारे बड़े चाचा को भी पद्मश्री मिला और हमारे पापा को भी पद्मश्री मिला, तो दो भाइयों को पद्मश्री मिलना एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी भी परिवार के लिए। तो उस परिवार से मैं आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली, और कुछ लिखने की हमें विरासत में मिल गई अपने पापा माँ से या परिवार वालों से। तो मैं लिखता हूँ, ज़रूर लिखता हूँ। एंड बहुत सारे मैंने हिंदी स्क्रिप्ट्स लिखे बॉलीवुड पिक्चर के लिए। हमारी भी लेटेस्ट स्क्रिप्ट है जो बहुत सराही गई है और अभी हिंदी राइटर्स एसोसिएशन ने उसको रजिस्टर किया है। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। बिल्कुल मैं वही सुनना ही चाह रहा हूँ आपसे। एक रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था उड़ीसा में कोविड के दौरान, जब फर्स्ट वेव कोविड था। उसको मैंने डेवलप किया और डेवलप करके उसका मैंने नाम रखा है क्या मर गई हमारी इंसानियत क्वेश्चन मार्क। और इसमें मैं हूँ एज अ लीड एक्टर और मेरे साथ नंदिता दास हैं जो बड़ी फेमस एक्ट्रेस पर्सनैलिटी हैं। और इसमें कई अच्छे किरदार हैं, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी एंड कई लोग हैं। आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी कि हम इंसान तो ज़रूर हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है, और इसी को मैंने डेवलप किया है। तो एक मैसेज देता है सोसाइटी को। उसी तरह मैंने कई भोजपुरी गाने लिखे, कई हिंदी में गाने लिखे हैं। तो ये परिवार का ही योगदान है, अपने बड़ों का, जिनकी वजह से मैंने कुछ लिखा है और लोग उसको पसंद करते हैं। यूट्यूब पर अगर आप जाएँ तो हमारे कुछ रचनाएं हैं, जैसे शब्द, आप यूट्यूब पर चल जाए, शब्द है ज्योति कलेश। प्यारे मीठे शब्दों से भरी जुबान इंसान की मिजाज को बदल देती है। एंड एक कल्पना भी बहुत अच्छी रचना है, और उसमें सतीश कौशिक जो फिल्म अभिनेता हुआ करते थे, उनके कमेंट्स हैं, गुलजार के कमेंट्स हैं। तो मेरी ये सोच है कि अगर आप कुछ समाज को दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, चाहे अपने लेखन के थ्रू दीजिए या अपनी एक्टिंग के थ्रू दीजिए या गायकी के थ्रू दीजिए, कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। तो आपको अभिनय में या फिर इस तरह की गायकी में करने में वो लोग सहज थे? हाँ, कभी रोक टोक नहीं हुआ, रादर हमेशा मुझे इनकरेजमेंट मिला। अच्छा, उन लोगों से। और हमेशा पापा माँ का यही सोच उनकी रही कि पर्सनैलिटी डेवलप करो, केवल बुकिश नॉलेज रखना ठीक नहीं होता है। ब्लूम करने की बात हो, अगर है, भगवान ने कुछ दिया है तो क्यों नहीं, उसको एक्सप्लोर करो, इम्प्रूव करो और लोगों के सामने लाओ। बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी फिल्म हो, इसमें कैसे हुआ शुरू? चूँकि मैं थिएटर से कनेक्टेड रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं कनेक्टेड रहा हूँ, और कई मैंने प्लेस किए। दिल्ली जब आया तो कई मैंने प्लेस किए हैं यहाँ पर थिएटर्स। अच्छा। शुरू से शौक़ रहा है। पहली बार जो हमें ब्रेक मिला, उस समय मैं बस अपीयरेंस में आया था, उसमें डायलॉग्स नहीं थे। अच्छा। और मेहुल कुमार की एक पिक्चर थी क्रांतिवीर, नाना पाटेकर, डिम्पल के साथ, तो उसकी एक सीक्वल बनी थी क्रांतिवीर पार्ट 2। अच्छा। तो मेहुल कुमार जी से मुलाकात हो गई किसी मैरिज पार्टी में, उन्होंने मुझे देखा और ये ऑफ़र किया, और शुरू से अभिनय में हमारा शौक़ रहा है, तो मैंने यस कह दिया। फिर मैंने सरकार से परमिशन लिया, परमिशन मिला, फिर मैंने बट उसमें हमारी डायलॉग नहीं थी, उसमें 5-6 सीन्स थे।
लेकिन उन लोगों को वो पसंद आया था। उसके बाद मुझे कई पिक्चरें मिली। अभी मैंने सरबजीत किया था ऐश्वर्या राय के साथ किया। एक सीरियस और बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी। यस इट इज़ एंड वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मेरी रेटिंग में। मैंने कंगना रनौत के साथ थैला भी किया, जो जय ललिता की बायोपिक है, वो भी बड़ी अच्छी मूवी थी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया अनुपम खेर जी के साथ किया। अटैक्स ऑफ 26/11 किया नाना पाटेकर के साथ। कई सारी मूवीज़ हैं हमारी। और भोजपुरी तो मैंने बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए तो आदत सी हो गई है कि जब इस फील्ड में इंटरेस्ट हो जाता है तो प्लस लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो काम मिलना भी शुरू हो जाता है। एक बहुत ही एक रचना की बात आ रही थी हनुमान जी के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताया। ये भी एक अजीब संयोग है कि बस रात में नींद नहीं आ रही थी। आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात होगी। तो मैंने सोचा कुछ लिखे, तो हनुमान जी मेरे दिमाग में आए। तो मैंने कुछ लिखना स्टार्ट किया देर रात, और करीबन 4.5-5 घंटा मुझे लगा पूरी रात निकल गई थी। और जैसे हनुमान चालीसा है जिसमें 40 छंद हैं, बिल्कुल ये इसमें 70 छंद हैं, और इसलिए इसका नाम मैंने रखा है हनुमान 70 ईसा। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सबों को पसंद आएगी और हर मंदिर में बजेगी, क्योंकि मैं बजरंगबली का खुद भक्त हूँ। आप सब लोग भक्त होंगे, लेकिन ये कुछ लिखा गया। अभी उसको मैं जग जाहिर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से मेरी सबसे खूबसूरत रचना है वो। आपके कार के डैशबोर्ड की कहानी है, कुछ कॉइन्स की कहानी है, उसके बारे में भी आप प्लीज़ नहीं है ये, इसको मैं कहानी नहीं कहूँगा। ये एक्चुअली मैं करता हूँ रोज़ाना की चीज़। हाँ, ये मैं करता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि जो सिक्के हैं आपके पर्स में, वो आपके पॉकेट का वज़न बढ़ा देते हैं, वॉलेट का वज़न बढ़ा देते हैं, और घर में ऐसे ही फेंके रह जाते हैं। तो मैंने एक मुहिम चालू किया, कई लोगों को कहा आप लोग भी करें, हेल्प ऑन द स्पॉट। ये हेल्प ऑन द स्पॉट के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि आप रेजगारी को निकाल करके आप गाड़ी के अंदर जहाँ भी देखे जगह वहाँ पर आप रख दें, चाहे वो डैशबोर्ड हो, चाहे साइड में रखने की जगह हो, चाहे बीच में रखने की जगह हो। रेजगारी चाहे वो आपका 50 पैसा ही क्यों ना हो, 1 रुपया क्यों नहीं हो, 5 रुपया भी हो, 10 रुपया भी हो, ये सब कॉइन्स जो है उसको रख दें। और रास्ते में अगर कोई भिखारी दिख जाता है, वैसे भिखारी जो अपंग हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट वेमेन हैं, मैं उनको नहीं देता हूँ। जो बिल्कुल ठीक है बदन से, स्वस्थ हो, हाँ, स्वस्थ को मैं नहीं काम कर सकता। हाँ, बिल्कुल उनको मैं कभी नहीं करता हूँ, राधा मैं उनको डांटता ही हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे जो बेचारे बूढ़े हैं, जो अपंग हैं, जो अपाहिज हैं, तो मैं मुट्ठी से जो मेरे हाथ में आता है, मैं आंख बंद करके उनको खिड़की से देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अगर इस मुहिम से जुड़े तो एक अच्छी सेवा होगी। उस बेचारे को कम से कम एक वक्त की रोटी मिल जाती है खाने को। बहुत ज़रूरी। आपका कुछ नहीं जाता है। आप रुपये तो कागज़ का नोट आप रख लेते हैं अपने पास, लेकिन रेजगारी आपको परेशान भी करती है। तो अगर वो परेशानी किसी को सुख दे सकती है, जिससे वो रोटी खरीद सकता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सो तभी मैंने इसका नाम रखा है हेल्प ऑन द स्पॉट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन चल रहा है, उस पे आपने बेटे को भी जोड़ा। इसके पीछे और बाकी स्लोगन्स के पीछे क्या आपकी सोच थी? मैं गया था स्मृति ईरानी जी से मिलने के लिए इसी विषय पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा स्लोगन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बेटी पर केंद्रित लगता है। ऐसा लगता है कि बेटी एक बहुत वीक कैरेक्टर है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बेटी को अगर हम लोग ऐसा ना दिखाएं, क्योंकि बेटी आज हर क्षेत्र में है, बिल्कुल, चाहे सेना में है, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे मेडिकल साइंस में हो, किसी भी फील्ड में आप देखें लड़की हैं। लड़की की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। लेकिन पुरुषों का भी, बच्चों का भी, बेटों का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और वो भी समाज के अभिन्न अंग होते हैं। तो मैंने यही कहा कि मैडम,
इसको अगर हम बैलेंस कर दें, इसको अगर एक नया स्लोगन के रूप में अगर हम लोग समाज में लाए, तो मैं चाहता हूँ, एक मैंने लिखा है, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कि ईश्वर के हैं ये वरदान, बेटा बेटी एक समान। तो उसमें क्या होता है, ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों समाज के लिए पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैंने आगे लगाया था बेटी बनाओ। बेटी बचाओ वन पार्ट, बेटी पढ़ाओ केवल उसको लिटरेट ही मत रखो, बेटी को बनाओ। तो इसमें मैंने ऐड किया। उसी तरह मैंने इसी से रिलेटेड था कि बेटी का मान राष्ट्र का सम्मान, तो ये भी बेटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वच्छता अभियान पर अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हमारे स्लोगन गए हैं और लोगों ने बड़ा उसको सराहा है। हमने लिखा है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ नारा नहीं है, यह श्रमदान है, देश की छवि, उन्नति और प्रगति में आपका योगदान है। तो ये भी नहीं, सही बात है। एक एक आदमी जुड़ा होने चाहिए, तभी स्वच्छ हो सकता है हमारा भारत। एग्जैक्टली और इससे सफाई होगी तो देश की छवि बढ़ती है, देश की प्रगति में इसका योगदान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने लिखा था। मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए मैंने लिखा, जो कि एडॉप्ट हुआ, कि जल नहीं तो कल नहीं, क्योंकि हमारा सब कुछ कल, हमारा टुमारो हमारे जल पर डिपेंड करता है। जब सूखा ही हो गया तो हमारा कल क्या, हमारा भविष्य कुछ नहीं है, हमारा भविष्य ही सूखा हो गया। तो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जो है वो समाज को जागृत करती हैं। आप अपने लेखन के माध्यम से समाज में कुछ देते हैं। और आपके लेखन की प्रतिभा ये खादी में भी देखने को मिला है। हाँ, रात इत्तेफाक से 2 अक्टूबर को जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस स्लोगन को भेजा तो लोगों ने बहुत पसंद किया है। हमने लिखा था कि खादी के हर धागे में है बापू तेरा नाम, आओ इसे हम सब पहने और करें इसका सम्मान। आपको क्या लगता है कि लोगों की जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मेंस को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो है सब्जेक्ट का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। मैंने ये पहले भी कहा है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते, अगर आप जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को रखें। ऐसा ना हो कि वैसे सब्जेक्ट का चयन कर ले जिसमें आप वीक हों और किसी के कहने से आप सब्जेक्ट को ले लिए। वो आपका बस ईगो सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो आपको कहीं ले नहीं जाता है। आप जो अचीव करना चाहते हैं उस अचीवमेंट को पाने के लिए सब्जेक्ट का चयन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, इफ़ यू आर वेरी गुड एट फिजिक्स, इफ़ यू आर वेरी गुड एट हिस्ट्री, गो फॉर दैट। इसमें प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के। दिस इज़ वन। सेकंड, पढ़ाई, लगन, मेहनत, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको समय देना पड़ता है। दिन रात ये एक तपस्या है, वो करनी पड़ती है। देयर इज़ नो एस्केप रूट। पढ़ाई तो करनी ही है। सब्जेक्ट में जितना आप माहिर होंगे उतना ही आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। और मैंने आपको कहा था कि अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट हो गया है। लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। आपके आंसर में वो सारे पॉइंट्स कवर होंगे जो एग्जामिनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है आपके आंसर में। बहुत सारे आपको कोचिंग गाइड्स मिलेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि आपका आंसर किस ढंग से होना चाहिए। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके एक बार समझने सिस्टम को समझ ले, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे फैमिली को मैं बहुत सल्यूट करता हूँ जो बिना इन सब चीज़ों के, जिनके पास एक्सेस नहीं है, हो सकता है पैसे की घर में कमी हो सकता है बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बच्चे भी बनते हैं, रिक्शा वाले का बच्चा भी बन जाता है, एक चपरासी का बच्चा भी बन जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चे जब सक्सीड करते हैं। तो अब आजकल क्या है, ऑनलाइन भी ये बहुत सब कुछ अवेलेबल है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट तो आज के पास सबके पास है,
तो लोग नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑनलाइन चीज़ें बहुत अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले मैगजीन्स को कोई एक्सेस नहीं कर पाता था, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, गूगल करें, हर चीज़ अवेलेबल है। और आप अपने नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना ही निखार आएगा। तो ऑनलाइन जितना आप मटेरियल्स जुटा सकते हैं उसको जुटाएं। एक अच्छा ग्रुप बनाएं जो कि कॉम्पिटिटिव ग्रुप हो, आपके लाइक माइंडेड लोग आपके साथ बैठे हैं, उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जनरल स्टडीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इवन सरकार जो है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उसकी कोचिंग के लिए भी व्यवस्था करती है। तो आप हर स्टेट में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये जो है, आप वहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे योजनाएं चलती हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होता है, बच्चे जाते हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे डेज भी है, हाँ, हर चीज़। और बहुत वॉलंटियर्स भी हैं, जैसे हम लोग भी सर्विस में हैं, हम लोग भी जाके क्लास ले लेते हैं, उनको गाइड कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे बच्चों के लिए जो रियली इंटरेस्टेड। मैं खुद भी क्लास लिया हूँ, कुछ ऐसे बच्चे थे इग्नू के बच्चे, हाँ, जो इग्नू से जुड़े हुए थे, तो उसमें क्लास लिया। तो ये एक योजना जो है, ये सरकार की तरफ से जैसी स्कीम्स है, इसका फ़ायदा बच्चे उठाएं, बिल्कुल उनके पास, और क्योंकि ऑप्शंस बहुत होते हैं। इंटरव्यू में क्या इम्पोर्टेंट होता है? मैं आपको जवाब देना चाह रहा था पहले ही। आपने रिटन और इंटरव्यू की बात की थी, तो रिटन में आप जितना मार्क्स आप फेच कर सकते हैं, जितना बढ़िया परफॉर्मेंस करके आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, वो हमेशा मदद करेगा। लेकिन क्यों होता है, वहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं राइटिंग में, और यहाँ पर आप ओरली परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स अ वर्बल परफॉर्मेंस। तो वर्बल परफॉर्मेंस में जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, देन यू आर नॉट श्योर कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। जनरली आपके बैकग्राउंड पर ही पूछा जाता है, बट बहुत सारे ऐसे भी इंटरव्यू हैं जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है, वो कुछ और पूछते हैं, एनीथिंग अंडर द सन। हाँ, तो आदमी, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं, कुछ लोग का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये कह नहीं सकते हैं कि हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा करके आ जाए। यस, इतना ज़रूर कीजिए कि आप पूरी तरह तैयारी करके जाइए, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट हमारे तरफ से एक टिप्स ज़रूर है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप हमेशा इंटरव्यूअर को उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर लाने की कोशिश करें। आप वो समा बांध दें कि वो आपसे बस क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप उस सब्जेक्ट में उसको घुमाने की कोशिश अच्छी तरीके से आप उसको बता सकते हैं। हाँ, आप उसको ट्विस्ट करें। आपके पास मौका वही 20-25 मिनट का होता है, और 20-25 मिनट में अगर आप एक चीज़ से भी उसको इम्प्रेस कर देते हैं तो 2-3 गड़बड़ भी हो जाता है, उसके बाद भी आपका स्कोर ठीक। आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर कह रहा हूँ। ऐसा हुआ था, एक फॉरेस्ट इंटरव्यू मैं दे रहा था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, तो मेरे ब्रदर का भी सिलेक्शन हुआ था और मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, दोनों का रिटर्न में हो गया था। और कुछ ऐसा चांस था कि उसका रोल नंबर और हमारे रोल नंबर में 13 का डिफरेंस था। अभी भी मुझे याद है, उसका 4415 था, मेरा 4428 था, 13 नंबर का डिफरेंस था, और बीच में कोई क्वालिफाई नहीं किया था इंटरव्यू के लिए, और हम दोनों ट्विंस। तो पहले मेरा ब्रदर गया, उसकी तो नॉर्मल इंटरव्यू हुई। आई वॉज 100% श्योर ये तो ट्विंस पर पूछेगा ही, वो जाइगोटिक ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, ये 100% क्वेश्चन पूछेगा, और वही हुआ। जब मैं इंटर किया तो इंटरव्यूअर ने कहा, जेपी गुप्ता हुआ करते तो उसमें चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, उन्होंने कहा कि व्हाई यू हैव कम बैक अगेन। सो आई सेड कि ही वाज माय ट्विन ब्रदर। जान के मैंने ट्विन शब्द जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरीके से, ये ट्विन शब्द जो है, आई प्लेड विद दैट। तो डोजियर तो उनके पास होता ही है, तो उन्होंने फ़ोटो मिलाया, हमारी फ़ोटोज़ के, अच्छा, योर ट्विंस, हाउ मच डू यू नो अबाउट ट्विंस?
and I was fully prepared on that. So this is how you manage. Sometimes you manage it. एक मुझे याद है, एक लड़का ने बड़ा अच्छा एक सिचुएशन पैदा किया था. इंटरव्यू देने के बाद वो आया, मैं बाहर बैठा हुआ था. What he did कि इंटरव्यू हॉल में इंटर करने के बाद वो लड़खड़ा गया, बट इट वॉज एक्टिंग. तो वो चेयर को पकड़ के गिरने लगा ऐसे करके. तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा कि आई थिंक यू आर टू नर्वस, मतलब यू शुड बी कॉन्फिडेंट, इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने, नो सर, आई हैव फॉलन इन अ गुड कंपनी. He said, and he was so confident about his answer, and he was expecting, you know, the connected questions. Connecting questions from that only, right? He said, I fell in a good company. Sir, I have not fallen. I have fallen in a good company. That makes a lot of difference. Then the question started, what do you mean by good company? And then he was fully prepared. Okay. So this is how you know, manipulate things sometimes. But you should be honest. अगर आप नहीं जानते हैं किसी क्वेश्चन का जवाब, आप बिल्कुल नो कह दीजिए. Don't make a guesswork inside. It is better to say no rather than getting into a trap. हाँ, अगर आपको वेगली पता है तो आप उनको बता दें कि आप got a vague knowledge or a very little knowledge. Not vague knowledge. You simply say that I am sorry, sir, I don't know. I don't know. It's better to say no. ये क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम जब लेते हैं, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो आगे चल के आपको कितना हेल्प करता है? दोनों दो चीज़ है. आप सर्विस में कम्पीट कर जाते हैं, उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सब्जेक्ट पढ़ते कुछ और काम कुछ और करते हैं. मेरे ग्रैंडफादर कहते थे हमेशा, पढ़े फारसी बेचे तेल देखे वही किस्मत का खेल. तो सही बात तो ये है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज में आप चले आते हैं जहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड होती है, एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होती है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स लॉजिक विच कम्स इन टू प्ले. आप लॉजिक के हिसाब से चलते हैं एंड देन यू सक्सीड. हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे और जो उनके माँ बाप हैं, चाहे अभिभावक हो, उनके लिए एक मैसेज. सिर्फ मैं यही कहूँगा, कीप अ क्लोज आइज ऑन योर चिल्ड्रन. पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको मोटिवेट करते रहें, उनको अच्छा डायरेक्शन देते रहें, और जो कुछ सहूलियत प्रदान कर सकते हैं वो ज़रूर दीजिए. एक अच्छे फादर मदर के रूप में आप बच्चों के सामने आए. बच्चों का जहाँ तक है, बच्चों को 100% अपनी डिवोशन, कमिटमेंट टू हार्ड वर्क होनी चाहिए. अच्छी कंपनी बनाएं, अच्छे लोगों से मित्रता करें, पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें. मैं बिलीव करता हूँ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. ऐसा नहीं हो कि केवल बुकिश नॉलेज ही हो जाए. एक एकेडमिक्स में तो अच्छा होना ही चाहिए, प्लस साथ साथ यू शुड बी गुड पर्सनैलिटी. आप अच्छा बोलते हो, आप यू कैन कंडक्ट योर सेल्फ वेल सो दैट यू आर अप्रिशिएटेड एवरीवेयर. थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. और साथ ही इतनी सारी चीज़ें अगर स्टूडेंट अगर पूरा फॉलो करते हैं, एंड एक जो सर ने कहा ना कि हार्डवर्क का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है. देयर इज़ नो की टू सक्सेस इज़ हार्ड वर्क. और थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर चैनल. एंड मुझे लगता है कि इससे हमारे जो भी दर्शक हैं वो काफ़ी उनको चीज़ें पता चलेंगी, और साथ ही आपकी इस जो प्रतिभा, जो इतनी सारी चीज़ें आप अपने अंदर समा के रखते हैं, उससे भी काफ़ी मोटिवेट होंगे. थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर. थैंक यू.